We are starting with chapter number 3, Public, Private and Global Enterprises. Because this chapter will have approximately 6 to 8 marks of weightage, क्योंकि 3 और 4 मिलाकर 16 का आ रहा है. 4 में से 6 to 8 की एक्सपेक्टेशन और इसमें से 6 to 8 की ही एक्सपेक्टेशन है. अब मेन बात यह है कि मैम हम इसमें पढ़ेंगे क्या. बेटा आप 2 एंटरप्राइजेस पढ़ोगे मेरे साथ, पब्लिक और ग्लोबल. प्राइवेट आप चैप्टर 2 में पढ़ते हो, नेक्स्ट क्लास चैप्टर 2 पे आने वाली है. तो अभी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ऐसे बिजनेसेस जिनको ओन और मैनेज गवर्नमेंट करती है उनको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम होती है बट लर्निंग ज़्यादा है. तो साथ साथ बोलना है सो दैट यू लर्न इट बाय द एंड ऑफ द क्लास. ओके, नाउ first we are starting with public sector enterprises. It is owned and managed by the government. कौन own करता है? Government. Manage भी कौन करती है? Government. Next point, चाहे वो पार्टली करे या होलली करेगी तो कौन? गवर्नमेंट. चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, ओन कौन करेगी? गवर्नमेंट. The forms of public sector enterprises are, it means the types of public sector enterprises are, types कौन से हैं? 3 टाइप्स हैं. आप शॉर्ट फॉर्म से भी याद रख सकते हो. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. DUSC, GC, 3 ही टाइप्स हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ध्यान से समझना बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है. मतलब जब सबसे पहली बारी कोई गवर्नमेंट अपना बिजनेस शुरू करा उसने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट करा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? जब गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट अपने अंडर ले लेती है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. क्लियर है मैम? इसका और क्या मतलब है बेटा? गवर्नमेंट हर जगह जाकर तो मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो एक मिनिस्ट्री बनाती है. जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट उसने अपने अंडर ले लिया, उसके बाद उसने उसकी क्या बनाई? मिनिस्ट्री. सो दे आर इस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री. रेलवे डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्ट्री है, डिफेंस की अपनी मिनिस्ट्री है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की अपनी मिनिस्ट्री है. सो दे आर, ध्यान से समझो, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म, इस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री. मैम अच्छा, अगर गवर्नमेंट इनको पूरी तरह से ओन करती है और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस इसमें लगते हैं, इनके कोई अपने रूल्स और रेगुलेशन होते नहीं है, गवर्नमेंट के इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण इनके पास फ्रीडम होता ही नहीं है, इनके पास इंडिपेंडेंस होती नहीं है. तो बेटा अब मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे लिखोगे. नॉट बीन मतलब नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन. ना तो इनके पास फ्रीडम है ना तो इनके पास इंडिपेंडेंस है. ऑटोनॉमी इज इक्वल टू फ्रीडम. मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ. ऑटोनॉमी का मतलब होता है बेटा फ्रीडम. जिसके पास ऑटोनॉमी है उसके पास फ्रीडम है, बट दे आर नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फ्रीडम. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स इधर काम करते हैं. And its employees are all government employees. Officers are also the government officers. Next point is, मैम रूल कौन सा फॉलो करेंगे बेटा? गवर्नमेंट के ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. रूल्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल. क्लियर है? अब एग्जाम्पल्स आपको पेपर में लिखने हैं. ये हैशटैग्स आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे. एग्जाम्पल्स में आप लिखोगे इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. इज इट क्लियर? और इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, डिफेंस डिपार्टमेंट. मैम अब फीचर्स की बात करते हैं. बेटा ध्यान से देखो इधर. गवर्नमेंट हर बात का आंसर नहीं सुन सकती, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं टू हैंडल विद. तो गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री को मीडिएटर बनाया और आगे उसको काम करने के लिए दे दिया. जब एम्प्लॉइज काम करते हैं और कुछ भी गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना. किसको आंसर देना है? मिनिस्ट्री को. सो दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री. मैम अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल. अकाउंटेबल मीन्स बेटा आंसरेबल. नेक्स्ट पॉइंट, फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी.
सारा पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है कि जब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी ये काम नहीं कर सकते। तो दे आर इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, इनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। फंडिंग कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। कोई इनकम होगी तो कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं अब हम। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जैसे बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज का बजट बनता है, अकाउंटिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अकाउंटिंग होगी। आप ऐसा मान लो गवर्नमेंट का एक सब डिविजन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो अगला पॉइंट है दैट इट इज अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। रेलवे अच्छा कर रहा है मतलब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। डिफेंस अच्छा कर रहा है मतलब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं और इनको हम आईएएस ऑफिसर्स के नाम से या सिविल सर्वेंट्स के नाम से बुलाते हैं। दे आर यूजुअली हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर्स इन सिविल सर्वेंट्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही इसका पार्ट बन सकते हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एम्प्लॉय नहीं बन सकता। आपको आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू वर्क विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैम अब बताओ व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बेटा देख वैसे इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, बस क्योंकि मैम मेरिट सिर्फ ना पूछ लें और डीमेरिट सिर्फ ना पूछ लें तो हम कर रहे हैं। वी आर गिविंग अ सिंगल शॉट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ध्यान से देखना। फर्स्ट मेरिट इज दे हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। कंट्रोल बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से ये ग्रो कर रहे हैं। देखो बेटा अगर आपके मम्मी पापा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना और आप उनको बहुत कोसते हो तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। इंटरफेरेंस से बच्चे को पता माँ बाप को पता लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है और इससे बच्चे की ग्रोथ ही होती है। कभी भी हमारे मम्मा पापा हमारे साथ गलत नहीं करना चाहते। तो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हो। तो कहाँ आएगा? मेरिट। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये पब्लिक को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है और कुछ भी गलत नहीं कर सकते। 2 ट्रेन का क्रैश हुआ तो बताना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया था कि इतने बंदे मर गए। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज अ मेरिट। कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये आंसरेबल है, ये जवाबदायक है। ठीक है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट फिर जो भी जिनकी भी डेथ्स होती है उनको पैसा देती है, तो ये क्या है बेटा? मेरिट। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। मैंने बोला पैसा भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से जाएगा, एक्सपेंस और इनकम भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में आएगी। दिस मीन्स सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस इज मोस्ट suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry. इतना ज्यादा कंट्रोल अच्छी बात है अगर पूरे नेशन की सिक्योरिटी कंसर्न्ड है तो। जैसे रेलवेज में पूरा नेशन ही ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑल ओवर द नेशन सामान यहाँ से वहां जा रहा है तो ये उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। मैम डीमेरिट्स बताओ। दे फेल टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। गवर्नमेंट कहेगी तो करना है, गवर्नमेंट से ग्रीन फ्लैग मिलेगा तो करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट लीड्स टू डिले। बेटा एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ऐसे बीच में से मैं किसी को भी मैसेज करके या कॉल करके नहीं पूछ सकती, इसीलिए इनके बहुत सारे काम क्या चल रहे होते हैं? डिलेड। नेक्स्ट द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल। बहुत धीरे से स्लो इनका अप्रूवल आता है, तब तक तो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है। आप सिर्फ इतना भी याद कर सकते हो, कंजर्वेटिव अप्रूवल, ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल। अब क्या होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन गवर्नमेंट स्कूल, तो शी टेल्स मी कि जो इतना ज़्यादा ना पढ़ाना नहीं होता, ज़्यादा पेपर वर्क होता है। गवर्नमेंट कहती है ये कर लो वो कर लो, ये वाले पेपर साइन करवाने हैं, इससे स्टैम्प लगेगी एंड सो ऑन। एक्चुअली उसकी टीचिंग का काम है बट वो टीचिंग कर नहीं रही, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो सारे पेपर्स के ऊपर एक रेड टेप लगती है और उनको स्टोर रूम में डाल देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेड टेपिज्म अच्छी बात नहीं है। बच्चे को पढ़ाओ ना, उसकी ग्रोथ कराओ। तो रेड टेप इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस इज अ डीमेरिट। तो अगला पॉइंट है रेड टेपिज्म इन देयर डे टू डे ऑपरेशन। क्लियर है?
फिर से एक बारी मेरिट्स देखो, इफेक्टिव कंट्रोल है उनके ऑपरेशंस पे, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट, एंड वेर एवर द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न वी विल ऑलवेज रिकमेंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डीमेरिट्स की बात करते हैं, फेल टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है। नेक्स्ट, दैट इट लीड्स टू डिले, ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल आता है, एंड लास्ट पॉइंट इज देयर इज रेड टेप इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस। मैम और क्या क्या आता है बेटा, इधर देखो दो डीमेरिट्स और है। पॉलिटिकल बहुत इंटरफेरेंस है विच इज नॉट अ गुड पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, कस्टमर को क्या चाहिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास जो है ये वही देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सेंसिटिव मीन्स इसको फर्क पड़ता है, इनसेंसिटिव मीन्स इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इनसेंसिटिव टू कस्टमर नीड्स। तो विद दिस डिपार्टमेंटल इज ओवर। अब हम आ रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पर। उससे पहले डिपार्टमेंटल में आपने देखा कि गवर्नमेंट की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, स्टैट्यूटरी में आप देखोगे कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो रही है, एंड दे आर कंपैरेटिवली मोर ऑटोनॉमस, इनके पास और फ्रीडम है जो कि डिपार्टमेंटल के पास बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैम कैसे बनते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? बेटा पहले ना हम एक एक्ट पास करते हैं, स्पेशल एक्ट पास किया जाता है लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में। ठीक है, लॉ में एक एक्ट पास होता है, फिर इनका दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो फर्स्ट हैशटैग जो आप पेपर में लिख कर आओगे, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम ये एक्ट क्या बताता है? इट डिफाइंस इट्स पावर्स, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। सारे के सारे रूल्स गवर्नमेंट के नहीं लगेंगे, किसके लगेंगे? स्पेशल एक्ट। क्या काम करना है कौन बताएगा? स्पेशल एक्ट। फंक्शंस, पावर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्निंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कौन गवर्न करेगा? दिस स्पेशल एक्ट। अब जब हम इसको बनाते हैं तो ये कंपनी बनाई जाती है, इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। जिसको बनाता लॉ है उसको एंड भी लॉ ही कर सकता है, तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ। कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। Next is, what are the examples? RBI, Reserve Bank of India, SBI, State Bank of India, LIC, Life Insurance Corporation of India। इसीलिए मैंने यहाँ पर LICI कराया है क्योंकि बच्चा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखता है। 3 एग्जाम्पल बताओ जल्दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3 एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। जैसे वहाँ हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल में, अभी करा हमने कौन से? रेलवे, इंडियन रेलवे, उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ और डिफेंस। 3 डिपार्टमेंट्स आपको उसके याद है, 3 इसके याद है। अब हम फीचर्स पे आ रहे हैं। बेटा कैसे बनाया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को? दे आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कैसे बनाया जाता है? सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। होली ओन्ड बाय द स्टेट। पूरी की पूरी ओनरशिप किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने मान ली 50 करोड़ लगा दिया, ओनरशिप अपने हाथ में ले ली। अब इनको और पैसा चाहिए तो कोई और ओनर नहीं बन पाएगा, बट ये बोरोड फंड से और पैसा मंगवा सकते हैं। दे आर ओपन टू बोरोइंग। ओनर्स फंड से पैसा नहीं आएगा बट बोरोड फंड से आ सकता है। तो इनके पास इंडिपेंडेंस है फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं देगी तो कुछ चलेगा ही नहीं, ये बोरोड फंड से पैसा मंगवा सकते हैं। सो दे आर होलली ओन्ड बाय द स्टेट and they are independently financed because they can also raise the capital from borrowing other than owners fund provided by the government, क्योंकि गवर्नमेंट ही ओन कर रही है और कोई ओनर फंड तो नहीं ला सकती, लेकिन बोरोड फंड से पैसा आ सकता है। मैम इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? बेटा दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट अलग है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अलग है। क्या मतलब होता था सेपरेट लीगल एंटिटी का? मतलब वो केस कर सकती है और उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। It can enter into a contract and can acquire property in its own name. Clear है चारों पॉइंट? बेटा अब अगला पॉइंट ये है कि ना अकाउंटिंग और ऑडिट, उधर तो आपने बताया डिपार्टमेंटल में कि सेम चलती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज की तरह, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। Not subject to the same accounting and audit procedures as applicable to other government departments। इसका अलग अकाउंटिंग ऑडिट है, पहले डिपार्टमेंटल का गवर्नमेंट से मैच करता है, इसका मैच नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज ऑफ दीज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिविल सर्वेंट।
डिपार्टमेंटल में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, यहाँ पर सारे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ही नहीं, सिविल सर्वेंट होगा ही नहीं। एंड आर नॉट गवर्नड बाय गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ नहीं लग रहे, तो इनके पास इनके ऊपर कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बट है इनके ऊपर कम रिस्ट्रिक्शन है, बट है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो अगेन कौन लगा रही है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट मैम, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जल्दी देख लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स भी। बेटा आप बताओ, अगर ये फ्री है फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात है कि इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अनडिजायरेबल कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती फाइनेंशियल मैटर्स में, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। दोनों पॉइंट लिंक कर सकते हो कि अनडिजायरेबल कंट्रोल से भी फ्री है और फाइनेंशियल मैटर्स में भी गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वॉल्व नहीं करती। अगर इन्वॉल्व नहीं करती तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज ऑल्सो अ मेरिट। लास्ट पॉइंट इज ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी ये क्या करते हैं, पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं, जिसके साथ जीडीपी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जिसके साथ की इकोनॉमी हमारी डेवलप करती है। नाउ कमिंग ऑन टू डीमेरिट्स। मैम आपने तो कहा था गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन है, बेटा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन सिर्फ डिपार्टमेंटल में है, स्टैट्यूटरी में नहीं है। स्टैट्यूटरी में किसके रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं, स्पेशल एक्ट। अब स्पेशल एक्ट में रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट वाले तो नहीं लग रहे, पर बहुत ज्यादा है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। कहाँ लिखूंगी, मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। कहाँ लिखूंगी बेटा, लिमिटेशन में। मैम आपने कहा थोड़ा करती है पर इंटरफेयर तो करती है, तो अगला डीमेरिट क्या होगा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगला डीमेरिट क्या होगा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, बेटा यहाँ पर ना बहुत करप्शन है, अंडर द टेबल पैसे लेकर लोग काम कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। अब ये लोगों को फ्रीडम नहीं देता, इट कर्ब्स द फ्रीडम, विच इज नॉट अ गुड पॉइंट। किसी की फ्रीडम छीनना अच्छी बात नहीं है। कहाँ आएगा, ये कस्टमर की बात कर रही हूँ मैं, कस्टमर को कोई फ्रीडम नहीं देता, इट कर्ब्स द फ्रीडम। ठीक है मैम, अब हमारा हो गया है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, होली ओन्ड बाय स्टेट, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कैन sue, be sued, enter into contract and acquire property in its own name. It is independently financed. Employees are not government employees or civil servants and is not subject to same accounting and audit procedure as applicable to other government activities. Whereas merit demerit करोगे बेटा, if you will not write what I am teaching today, you will forget because you have some limited memory in your mind ना। हर चीज अकाउंट्स, इको, बीएससी सब में थ्योरी है, इंग्लिश में भी थ्योरी है, फिजिकल एजुकेशन में भी थ्योरी है। हाउ विल यू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, बाय डूइंग जस्ट इम्पोर्टेंट एंड डूइंग स्मार्ट वर्क, जो जिस दिन हो रहा है उसी दिन कर लो, ठीक है। चलो हम गवर्नमेंट कंपनी पे आते हैं। जैसे स्पेशल एक्ट पास होता था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी किस एक्ट के अंडर फॉर्म होती है, कंपनीज एक्ट 2013। सिर्फ यही एक्ट इसको फॉर्म नहीं कर सकता, इट कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई भी पहले का कंपनी लॉ पहले पास हुआ है उसके अंडर भी हम गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट हम कर रहे हैं, established under the Companies Act 2013, registered and governed by the provisions of the Act। किसके अंडर रजिस्टर हो रहा है, एक्ट के अंडर। गवर्न भी कौन कर रहा है, एक्ट। द ओनली डिफरेंस इज वहां पर स्पेशल एक्ट है स्टैट्यूटरी में, और यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में क्या है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। मैम क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी, बेटा एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% मिनिमम किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी ने 51% ले लिया तो वो तो मेजर स्टेक होल्डर बन गया, तो इसीलिए अगला हैशटैग है गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर। कोई और कितनी भी कैपिटल लगा दे, 49 से ऊपर तो नहीं लगा सकता, और 100 में से 51 तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम शेयर यहाँ कौन होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर। मैम किसके प्रोविजंस और रूल्स लगते हैं, इधर देखो ध्यान से,
Government is the major shareholder. All the provisions of Companies Act are 2013 are applicable. Shares of the company, अब गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर्स बेचती है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैम्प होती है. बच्चों को लगता है प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है, मैम 4 ऑप्शन देती है, तो प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर पे टिक करते जो कि गलत है. किसके नाम के अंडर शेयर्स बिकते हैं, जल्दी बोलो. शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैम 3 एग्जाम्पल्स आपने हमें डिपार्टमेंटल के याद कराए हैं, स्टैट्यूटरी के कराए हैं, अब गवर्नमेंट कंपनी के कराओ. ध्यान से समझो. भेल, सेल और गेल याद कर सकते हो. यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिख दिया, मारुति उद्योग, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसके ऊपर केस स्टडी आ जाती है. भेल की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी बोलो. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. सेल की क्या होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. अगला हमने क्या करा, मारुति उद्योग लिमिटेड. अगर गेल आ जाता है तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द फुल फॉर्म. 4 एग्जाम्पल्स हो गए. अब हमारे हैं फीचर्स पे. कौन क्रिएट कर रहा है इसको, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. तो मैम आपको इस क्वेश्चन में अगर लिख दें कि गवर्नमेंट कंपनीज ओनली क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, इसको आप क्या लिख के आओगे, फॉल्स, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. मैम ये गवर्नमेंट कंपनी में तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अलग है, गवर्नमेंट अलग है, दोनों सेम फीचर वो शेयर कर रहे हैं. तो इट कैन ऑल्सो फाइल अ केस इन कोर्ट एंड बी सूड. कैन sue एंड बी सूड. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. नेक्स्ट हैशटैग है कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट से ही चलती है, और जो एम्प्लॉयज हैं वो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो एमओए में लिखे हुए हैं उसी को फॉलो करके अपॉइंट होते हैं. इसके एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट, मैम आपने पहले बताया ये बनती कैसे है, फिर बताया कि सेपरेट लीगल है, उसको 2 पॉइंट में लिखा. कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट, कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट एंड be sued. Can sue and be sued. Can acquire property in its own name and can enter into the contracts. हो गए 3 पॉइंट. फोर्थ आपने बताया कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी किसके हाथ में है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन से रूल्स है, प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट इज दैट एम्प्लॉयज आर नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. एमओए के रूल्स और एओए के रूल्स के थ्रू ही हम किसको अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयज को. तो इसके एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है. नेक्स्ट इज कि पैसा कहाँ से आता है, ध्यान से समझो. 2 पॉइंट लास्ट कर रहे हैं हम इसके. बेटा इसके अंदर आपको कोई भी अकाउंटिंग और ऑडिट करना ही नहीं है, इसका खत्म ही हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म. कि हमें अकाउंटिंग ऑडिट करना ही नहीं है, चैप्टर खत्म, मतलब द चैप्टर ऑफ अकाउंट खत्म, करना ही नहीं है. गवर्नमेंट एक ऑडिटर अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट कंपनी में भेजेगी, वो सारा अकाउंटिंग ऑडिट का प्रोसेस करके आएगा, एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा जो कि प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में. तो इसको अकाउंटिंग ऑडिट नहीं करना, तो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स. एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ये भी कौन बनाएगा एनुअल रिपोर्ट, एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यार है गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी. लास्ट, फंडिंग कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. 51% गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी 49 किसके हाथ में है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में. क्लियर है 7 के 7 फीचर्स. लेट्स डू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इसके सारे डीमेरिट्स बहुत ऐसे से ही थे, तो मैंने सिर्फ एक ही डीमेरिट आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है. पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं. Established by fulfilling the requirements of Indian Companies Act. Companies Act ही इसको बना रहा है. It has separate legal entity, तो ये केस कर सकती है, इसके अगेंस्ट केस हो सकता है. सबसे ज्यादा फ्रीडम इसके पास है तो अच्छी बात है. इट एंजॉयज ऑटोनॉमी. और अनहेल्दी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है ये उनको कर्व करती है, हटा देती है. इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट. कर्व करने का मतलब है हटाना या छीनना. अगर तू फ्रीडम छीनेगा तो डीमेरिट में लिखेगा स्टैट्यूटरी में. अगर तू अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को कर्व करेगा, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को कर्व करेगा, तो मेरिट में लिखेगा गवर्नमेंट कंपनी. एक मेरिट एक डीमेरिट आप ऐसे याद कर सकते हो रिलेटिवली. और इसको एस्टैब्लिश कैसे हो रही है ये कंपनीज एक्ट के अंडर,
बहुत ज़्यादा इसके पास ऑटोनॉमी है और इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। मैम लिमिटेशन में क्या ही लिख कर आएंगे बेटा, अच्छी बात यह है कि इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द, सॉरी बुरी बात यह है कि इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को आंसर नहीं दे रही, कुछ भी दिक्कत होगी क्योंकि प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी इसका पार्ट है, तो हम किसको किसको पकड़ेंगे, इसलिए कहाँ आएगा डीमेरिट। विद दिस वी आर डन विद DU, SC एंड BC। क्लियर है? ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम, अकाउंटेबल का मतलब है आंसरेबल। मैम अब हम आ रहे हैं ग्लोबल सेक्टर पे, ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे, विच इज MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ध्यान से समझना, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दे आर ह्यूज कॉरपोरेशन which have their operations in number of countries, बहुत सारी कंट्रीज में इनके operations होते हैं। They are characterized by their huge size, large number of products, advanced technology, marketing strategies and network of operations all over the world. इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एंड दे हैव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। Global enterprises are huge industrial organizations which extend there, दो ऑपरेशन को एक्सटेंड करती हैं, तो ये बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल है कि दो ऑपरेशंस एक्सटेंड करती हैं। एक है बेटा ध्यान से समझना, मार्केटिंग ऑपरेशन और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ये अपनी नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, जैसे हमने चेन स्टोर्स पढ़ा था, ऑलमोस्ट हर MNC के चेन स्टोर्स होते ही हैं, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस तो होती हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड होती है। These enterprises operate in several areas by producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries, बहुत सारी कंट्रीज में इनकी प्रोडक्शन चल रही होती है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, they do not aim at maximizing their profit, इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, इनको हर कंट्री में पहुंचना है, मल्टीनेशनल बनना है। आगे बढ़ो, from one or two products but instead spread their branches all over the world, they want to spread their branches all over the world। मैम आपको एक केस स्टडी या 1 मार्कर दे सकती है, which form of enterprises do not want to maximize the profits but want to spread their branches all over the world? Answer will be multinational corporation or government enterprise और ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, ध्यान से समझो। फीचर्स की बात करते हैं, इनके पास होते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा है, दे possess ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड दे आल्सो हैव एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट, एक तो पहले से बहुत पैसा है, ऊपर से बाहर से भी रेज कर सकते हैं, लोन्स बोरोइंग सब कुछ ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट से भी पैसा मंगवा सकते हैं, सो दे हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। सेकंड इज एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटीज है, बाकियों से बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, तो क्या लिखोगे, possess technological superiorities in their methods of production। नेक्स्ट इज इनका अपनी बाउंड्री के बाहर बिजनेस है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, सो दे extend their operations and activities beyond the physical boundaries of their own country, अपनी कंट्री के बाहर तक ये अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोलो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, सेकंड पॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी, थर्ड पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। तीनों पॉइंट याद हो गए, अब आगे चल रहे हैं फोर्थ पॉइंट। बेटा देखो वीडियो को स्पीड पर मत देखो, मैम ऑलरेडी स्पीड पर पढ़ा रही है, ठीक है, टेक टाइम और बड़े ध्यान से देखो वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मैम कितनी भी ब्रांचेस हो जाए पावर तो अपने हाथ में रहती है, so their headquarters in there are located in their home country and exercise control over all the branches and subsidiaries। हेडक्वार्टर्स के हाथ में ही सारा कंट्रोल है, तो सारी ब्रांचेस के ऊपर कंट्रोल होता है। आप पढ़ते हो ना तीन स्टोर्स में, एक एनुअल रिपोर्ट, एक डेली रिपोर्ट बनती है जो हेड ऑफिस जाती है, तो ये वही है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट बोलो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मैम अगर इनको हर कंट्री में जाना है तो इनको फॉरेन कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी,
they usually enter into the agreements with Indian companies and other companies as well, ताकि ये बहुत सारी branches खोल पाएं. पढ़ो, usually enter into agreements with Indian companies. MNCs may collaborate with companies in the public sector and private sector. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट इनोवेशन. अगला पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो. प्रोडक्ट इनोवेशन. अगर सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगी तो चलेंगी कैसे सारी कंट्रीज में. इनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो बहुत रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है इनोवेटिव जो हर जगह बिकता है. हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. क्लियर है मैम. लास्ट पॉइंट बता दो बेटा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. दे हैव गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जिसके साथ छोटे टाइम पीरियड में ज्यादा सेल हो सकती है. पढ़ो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव देन अदर कंपनीज. बाकी कंपनीज से बहुत बेटर स्ट्रैटेजीज है. मेन पॉइंट, दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन अ शॉर्ट पीरियड. साथ के साथ पॉइंट मेरे साथ. फर्स्ट पॉइंट, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. बेटा बोल, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट, advanced technology. Third point, expansion of market territory. Fourth point, centralized control. Fourth point जल्दी बोलो, centralized control. Fifth point, foreign collaboration. Fifth point बोलो, foreign collaboration. Fourth point, centralized control. Fifth point, foreign collaboration. 2 point रह गए, product innovation और last marketing strategy. Product innovation and last marketing strategy. जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं. लास्ट टॉपिक आज की क्लास. जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो बिजनेसेस मिल रहे हैं. ध्यान सुन दो, आपने एक गाना सुना होगा, दो दिल मिल रहे हैं, है ना. ऐसे ही अब दो दिल नहीं मिल रहे. वापस आ जा, बैक टू ट्रैक. दो बिजनेसेस का मिलना, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ टू बिजनेसेस फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट एंड कॉमन गोल. हम क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट वेंचर. आ जाओ. When two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. क्या बन के आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, joint venture. Pooling of resources, expertise by two or more businesses to achieve a particular goal. जब expertise भी मिल जाती है, resources भी मिल जाते हैं, जब दो businesses के resources भी मिल रहे हैं और expertise भी मिल रही है for a mutual goal, उसको हम क्या बोलते हैं, joint venture. मैम एग्जाम्पल्स बताओ जरा. बेटा गूगल हो गया, नासा हो गया. ध्यान से समझो, गूगल एंड नासा ने गूगल अर्थ बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर कर लिया था. तो मैम पूछ सकती हैं, गूगल एंड नासा लॉन्चिंग गूगल अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ MNC, DU, SC, GC या फिर ज्वाइंट वेंचर. आंसर क्या होगा बेटा, ज्वाइंट वेंचर. सेपरेट, नो सेपरेट, यहाँ पर आएगा नो सेपरेट लॉस फॉर दीज ज्वाइंट वेंचर्स. कोई लॉ नहीं होता अलग से. इसकी अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है मैम. जितने कम लॉज होंगे उतना इजीली बिजनेस बन जाएगा. जितनी कम फॉर्मेलिटीज होंगी, इजी टू लॉन्च है, इजी टू स्टार्ट है, तो ये क्या होगा बेटा, मेरिट. यहाँ पर नो नहीं लिखा हुआ, आपने नो लिखना है. नो सेपरेट लॉस फॉर जॉइंट वेंचर्स आर देयर. विद दिस वी हैव डन पब्लिक सेक्टर, जिसमें हमने क्या करा, DU, SC, देन यू डिड ग्लोबल सेक्टर. ग्लोबल एंटरप्राइज अगर सिर्फ लिखा हुआ है ना मैम ने, तो आपको समझाना है MNC. ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब ही क्या है, MNC. इसके अलावा मैम आपने क्या कराया बेटा, ज्वाइंट वेंचर. ये ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. आप इतना ही याद कर लो, मोर देन इनफ है. इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो चैप्टर 2 की होगी, विच विल कम लाइव ऑन ट्यूसडे. ओके.